हेलो फ्रेंड्स, सो टुडेज टॉपिक इज लैंड रिफॉर्म्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और GS3 UPSC मेंस का भी टॉपिक है और UPPCS में पेपर 5 में आता है। तो UPPCS में एक्चुअली लैंड रिफॉर्म्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन यूपी ये और एडिड है, मतलब इसमें दो पार्ट बनेंगे। पहले लैंड रिफॉर्म्स के बारे में पूछा जाएगा और उससे क्या इम्पैक्ट हुआ यूपी में, ये UPPCS का है। UPSC में सीधे सीधे लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया करके चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक जो भी ये वीडियो देख रहा है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये टॉपिक पढ़ने से पहले आप ये जो NCERT जो है क्लास ट्वेल्थ की हिस्ट्री की ये दो चैप्टर आप लोग जरूर पढ़ लो। ये जो चैप्टर हैं, इन दो चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि वाई सर्टेन पॉलिसीज वर डिराइव्ड आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस और इवन इन ब्रिटिश टाइम, कि मुगल के टाइम में क्या हो रहा था और उसके बाद उसको कैरी ओवर करके ब्रिटिश रूलर्स ने किस तरह से लैंड रिफॉर्म्स को टेक ओवर किया। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो लैंड यूज पैटर्न जो था ब्रिटिश इरा में क्या था। तो ब्रिटिश जब आए तो उनको मुगल से एक वेल रिफाइंड आप कह लो रेवेन्यू सिस्टम मिला हुआ था। आप कह सकते हो कि चाहे वो टोडरमल का सिस्टम हो या टोडरमल से पहले शेरशाह सूरी का सिस्टम हो, इन सारे लोगों ने रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए जो लैंड यूज था उसको प्रॉपर तरीके से गवर्न किया था। ब्रिटिश ने क्या किया कि ब्रिटिश ने उसको और अच्छे तरीके से रिफाइन किया। उनका जब सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया पोस्ट 1757 की विक्टर प्लासी के बाद, उन्होंने धीरे धीरे अपने सिस्टम्स को बनाना शुरू किया। उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट बनाया जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में था। ये रेतवारी सिस्टम बनाया जो कि आपका मुंबई और वेस्टर्न इंडिया के एरिया में था। परमानेंट सेटलमेंट में क्या था कि आपका सबसे पहले ब्रिटिश होते थे, जो कि मैंने दिखाया कंपनी होती थी। कंपनी जो थी उन्होंने क्या किया, जमींदार अपॉइंटेड किए। जमींदार कौन थे? जो मुगल टाइम में जो राजा या तालुकदार थे उनको ही उन्होंने जमींदार कर दिया। और जमींदार का रीजन क्या था कि ये बहुत सारे विलेजेस से जो रेवेन्यू आ रहा है उनको कंट्रोल करते थे। और एक सनसेट लॉ जो आपको पता होगा, सनसेट लॉ की एक पर्टिकुलर डेट रखी जाती थी कि इस तारीख को सूरज के ढलने के बाद अगर इन जमींदार ने रुपए नहीं पहुंचाए तो उनकी जो जितनी भी जमीन है उनको ऑक्शन कर किया जा सकता है। अभी जो जमींदार थे वो किससे आप रुपए लेते थे या टैक्स लेते थे? वो रैयत से लेते थे। इनमें से कुछ रैयत ऐसे थे जो बहुत ही रिच हो गए थे, उन रैयत को बोलते थे जोटेदार। ठीक है। अब ये जो जोटेदार थे वो क्या करते थे, वो इंटरनल जो गांव होता था उसमें इन लोगों की चलती थी, और ये जो लोकल लोगों को मनी लैंडिंग करना या लोकल रूट्स पे इनका ही चलता था, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कुछ हो गया। तो ये जो जोटेदार थे इनके अंदर एम्बिशन थी किसी तरह जमींदार रेंट ना दे पाए और हम जो जोटेदार हैं हम जोटेदार से जमींदार बच जाए। तो इन दोनों में आपस में टसल चलती रहती थी और इन दी एंड सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती थी वो रैयत को होती थी। तो आप देख लो जो परमानेंट सेटलमेंट था उनमें कंपनी को रुपए आने के लिए कहाँ कहाँ से कितना घूमना पड़ता था। ठीक है। लेकिन कंपनी को इससे मतलब नहीं था क्योंकि कंपनी के पास अल्टीमेट पावर थी, उस वो जमींदार को हटा देते थे या फिर जोटेदार को जमींदार बना देते थे। इन दी एंड रैयत को बहुत प्रॉब्लम होती थी, रेंट इंक्रीज होता जाता था क्योंकि जितनी ज्यादा लेयर्स होंगी, कंपनी हुई, फिर जमींदार हुआ, फिर जोटेदार हुआ, और एक जमींदार के अंदर एक से ज्यादा जोटेदार हो सकते थे, और एक जमींदार के अंदर बहुत सारे इंटरमीडियरीज भी हो सकते थे। मतलब जमींदार ने किसी और को बोल दिया कि तुम रेंट एक कलेक्ट करो। तो इस तरह से जो रैयत थे वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स में रहे थे। तो ब्रिटिश एरा में क्या था कि चाहे वो परमानेंट सेटलमेंट हो या रेतवारी सिस्टम हो, दोनों ही में जो पर्पस था ब्रिटिश एम्पायर का वो क्या था कि देवर लैंड वाज यूज्ड टू फीड द नीड ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। उन्होंने कोई भी टेक्निकल इंप्रूवमेंट किया नहीं, ना ही रैयत ने कोई टेक्निकल इंप्रूवमेंट किया, क्योंकि उनके पास इतना एक्सेस मनी कभी हो ही नहीं पाए कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की ओर ध्यान दें। उसके बाद क्या हुआ, जो ब्रिटिश एम्पायर था उसमें उन्होंने कॉमर्शियल क्रॉप की ओर ज़्यादा फोकस किया। जो कॉमर्शियल क्रॉप थी वो इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया में, जैसे इंडिगो हुई, कॉटन हुई, ओपियम हुई, इवन जो तंबाकू थी वो भी मुगल के टाइम में इंट्रोड्यूस की गई थी। तो ये सारी कॉमर्शियल क्रॉप ने क्या किया, जो आपका फूड क्रॉप थी उनको बहुत ही लिमिटेड कर दिया। मतलब फूड क्रॉप केवल इतनी ग्रो हो रही थी कि जिससे कि लोगों का अपना खुद का खाने का चल सके। इंडिया बस जो फूड सफिशिएंसी थी वो इंडिया में बहुत ही कम थी और बहुत ज़्यादा
डिपेंडेंस था कि अगर थोड़ा भी वेदर अगर कम या ज़्यादा होता है तो आपका मैन मेड फेमाइंस आने के चांसेस रहते थे। और आपको पता है कि बहुत सारे जो फेमाइंस थे वो ब्रिटिश के टाइम बहुत सारे फेमाइंस आए और बहुत सारे कमीशंस भी बने ब्रिटिश के टाइम में। आप लोगों को पता होगा मैकडोनल्ड कमीशन, आपका कॉलिन कॉम्बेल कमीशन, और आपका कौन से कमीशन थे आपके ये लाइल कमीशन था। उसके बाद लास्ट में जो 1946 का फेमाइन जब हुआ था बंगाल में, उसमें उसमें आपका वाटर हुड कमीशन जो था वो भी बना हुआ था। तो ये सारे कमीशन थे वो फेमाइन कमीशन बने थे, लेकिन इन सारे फेमाइन कमीशन का जो पर्पस था, चाहे स्टार्ची कमीशन जो सबसे पहले इनिशियल बना था, स्टार्ची कमीशन जो था, इन सारे कमीशन का पर्पस ये होता था कि आप किसी तरीके से जो फेमाइन का जो पर्पज है, जो उसका जो फेमाइन का जो रीजन है वो ब्रिटिश के ऊपर ऑनरशिप मतलब अकाउंटेबिलिटी ब्रिटिश के ऊपर ना रहे, आपके लोकल जो लोग हों, लोकल जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो उनके ऊपर ये लोग कोशिश करते थे जितने भी कमीशन थे कि फेमाइंस जो आया है वो लोकल रीजन्स की वजह से आया है। ठीक है, इस तरह ही लैंड यूज पैटर्न क्या था कि आपका जो ब्रिटिश लोगों ने किया था वो इंटेंस डिफॉरेस्टेशन किया था। और इंटेंस डिफॉरेस्टेशन का पर्पस क्या था कि टिम्बर से इनकम होती थी, दूसरा क्रॉपलैंड का एरिया भी बढ़ता था, और आप उस टिम्बर को आपके रेलवे ट्रैक में भी यूज कर सकते थे। तो इस तरीके से चाहे वो मुगल एम्पायर हो या फिर आपका ब्रिटिश एम्पायर हो, दोनों ही पर्पस में जो दोनों ही के टाइम में आपका जो लैंड था, या फिर लैंड यूज पैटर्न था, वो एक तरीके से फीड कर रहा था, फीड ऑफ द टू फीड द नीड ऑफ ब्रिटिश एम्पायर और द मुगल एम्पायर। ओके, आप ये देख सकते हो कि ये जो आपका 1880 से लेके 2010 तक का जो ग्राफ है, आप इसमें देखो कि जो एग्रीकल्चर का जो एरिया है वो अगर इंक्रीज हुआ है 1950 के बाद, वो किसके बेसिस पे हुआ है कि जितना आपका फॉरेस्ट लैंड कम हुआ है उतना ही क्रॉपलैंड इंक्रीज हुआ है, और उसके पहले तक क्रॉपलैंड या जो था वो बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हुआ था। ओके, सो पोस्ट इंडिपेंडेंस लैंड यूज अप्रोच क्या रही? सो इन एरियाज वेयर जमींदारी सिस्टम प्रिवेल्ड, न्यू लॉज प्रोवाइडेड फॉर द एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरीज। मीन्स आपका गवर्नमेंट और जो आपके टिलर थे या जो फार्मर्स थे उनके बीच में कोई भी इंटरमीडिएट गवर्नमेंट ने नहीं रखा कि हम आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे। सेकंड, इन एरियाज वेयर रेतवारी सिस्टम वाज प्रिवेलिंग, द लॉज एम्ड एट प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू टीनेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ, टीनेंट का प्रोटेक्शन हुआ। तो सबसे पहले अगर आप देखो तो ये जो फेज था ये थी आपका फेज 1। ठीक है, ये आपकी आ गई फेज 2। ठीक है, इसमें क्या हुआ, टीनेंसी राइट्स, जो आपके टीनेंसी राइट्स थे उनके ऊपर वर्कआउट किया गया कि आपको टेनेंट्स को कैसे प्रोटेक्शन देनी है। आपको परमानेंट ऑक्यूपेंसी राइट्स देना है किसको, टीनेंट्स को। सेकंड, आपका जो अपर लिमिट है उसको फिक्स कर देना है रिड्यूस रेंट करके, क्योंकि रेंट अगर आप ज्यादा करोगे तो टीनेंट अगर रेंट नहीं दे पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने लैंड को क्या कर देगा कि जो बड़े जमींदार होंगे या जो अर्लियर जमींदार होंगे उनको वो गिव अप कर देगा। तो इस तरह से इनकी टीनेंसी को प्रोटेक्ट करने की गवर्नमेंट ने कोशिश की। थर्ड, इस सेंस में क्या हुआ कि चूंकि बहुत सारा जो लैंड था, आप देख लो बहुत सारा जो लैंड था वो ऑलरेडी जमींदार के पास था, तो उनका गवर्नमेंट ने क्या किया, वॉलंटरी अप्रोच को फॉलो किया और कहा कि हम जमींदारों से कहेंगे कि आप अपना लैंड वॉलंटरली लोगों को दें। तो इस तरह से भूदान और ग्रामदान मूवमेंट चलाए गए। ठीक है, अब भूदान और ग्रामदान मूवमेंट से क्या हुआ कि गवर्नमेंट के पास बहुत सारा लैंड बैंक आ गया। ठीक है, उसको क्या किया, लैंड बैंक को आपको देना था किसको, जो लैंडलेस फार्मर्स थे उनको देना था। लेकिन इंडिया के पास इंडिपेंडेंस के पास इतना डेटा प्रॉपर नहीं था कि कितने फार्मर्स जो है वो लैंडलेस हैं। तो इसको अप्लाई करने में, इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी टाइम लग गया। तो इन बिटवीन अभी तक अगर आप देख लो तो इंडिया के पास जो भूदान के टाइम के या भूदान के टाइम पे जितने भी लैंड बैंक जनरेट हुए हैं वो आज तक पूरे पूरे यूटिलाइज नहीं हो पाए। इनफैक्ट इन सम कंडीशंस इन सम एरिया स्पेशली इन साउथ इंडिया लाइक हैदराबाद और इन तेलंगाना, बहुत सारे जो नई टीयर 2 या टीयर 2 और टीयर 1 सिटी का डेवलपमेंट हुआ है, वहां पर जो लैंड बैंक था वो सबको नॉन एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज कर लिया गया है या फिर गवर्नमेंट ने उसे दे दिया गया है। और ये दिया कैसे, भूदान एक्ट डिफरेंट डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया और इस भूदान एक्ट के थ्रू जितना भी लैंड बैंक था वो गवर्नमेंट ने अपनी ओनरशिप में ले लिया और गवर्नमेंट ने फिर उसे नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए दे दिया। रिसेंटली
कुछ इंक्रोचमेंट भी हुआ, क्योंकि आपका जो भी लैंड है उसको कोई गवर्न करने वाला नहीं है, उसकी कोई टेक केयर नहीं है। तो रिसेंट में अगर आप एग्जांपल अगर आप दोगे तो असम ने 2022 में असम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल बनाया। इसका पर्पज ये था कि जितना भी भूदान लैंड पे इंक्रोचमेंट हुआ है उन सबको काउंटर करना है, उन सबको हटाना है। इसने इसका जो 1961 का जो इसका भूदान एक्ट था, असम भूदान एक्ट, उसको रिपील कर दिया। थर्ड जो फेज थी वो थी आपकी, थर्ड और फोर्थ फेज वो होगी आपकी कौन सी, लैंड सीलिंग, ये आपकी लैंड सीलिंग्स एंड लैंड कंसोलिडेशन। ठीक है, अब ये जो लैंड सीलिंग और लैंड कंसोलिडेशन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हर एक गांव में क्या हो रहा था कि जैसे बड़े बड़े जमींदार जो थे वो अलग अलग रेवेन्यू विलेजेस में उनके अलग अलग लैंड के पार्सल थे, वो लैंड एक साथ नहीं था। अब जो लैंड की सीलिंग जैसे गवर्नमेंट ने लगा दी कि आप 5 एकड़ से ज्यादा नहीं ले सकते हो, तो उन्होंने क्या किया, हर एक रेवेन्यू विलेजेस में अपना जो अमाउंट था वो 4 एकड़ कर लिया। इसमें भी 4 एकड़, इसमें भी 4 एकड़, इसमें भी 4 एकड़, इसमें भी 4 एकड़, इसमें भी 4 एकड़। तो एक्चुअली में तो इनके पास 25 एकड़ है, लेकिन अलग अलग रेवेन्यू विलेज में नहीं है। तो क्या हुआ, इसका कंसोलिडेशन करना है और कंसोलिडेट करके इनको एक जगह करना है। अब एक्चुअली इस कंसोलिडेशन करने के दो फायदे हैं। एक तो आप उसको जमींदार को या जो भी बड़े लैंडलॉर्ड उनको बोल सकते हो कि भाई आपके पास इतना बड़ा पार्च है, आप थोड़ा सा दे दो, कि जो करंट में जो लैंड लेस है। तीसरा, जब आप एक साथ इतने पार्च लैंड पर, बड़े लैंड पर खेती करोगे तो उससे आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये जो लैंड कंसोलिडेशन है डेट वाज ए नोवल आइडिया, बट अभी तक इसकी अप्रोच जो है, इसको जो है कंप्लीटली इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभी भी हम लोग इन दो चीजों पर अटके हुए हैं, लैंड टीनेंसी राइट्स पर अटके हुए हैं। भूदान और ग्रामदान, अभी भी लैंड बैंक जो है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया है। ठीक है, प्लस आपका ओबियसली बात है, नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए जो लैंड का प्रेशर है वो ऑलरेडी बना हुआ है कि आप इंडस्ट्रियल यूज में यूज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो दीज आर द अप्रोचेस जो इंडिया के पॉलिसी मेकर्स ने पोस्ट इंडिपेंडेंस अपनाई। उसके बाद आता है कि कौन कौन से लैंड रिफॉर्म्स जो थे वो जरूरी थे और जरूरी क्यों थे। ये जो अप्रोच की बात होगी, ठीक है, लेकिन ये अप्रोच लाई क्यों गई। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या था कि इकोनॉमिक इनइक्वलिटी इन लैंड ओनरशिप, तो ये हम लोगों को पता ही था। अगर आप उसमें देखें तो 50 से 60% जो लैंड ओनरशिप थी वो 6 to 7% लोगों के पास थी आफ्टर इंडिपेंडेंस 1952-53 के आसपास। मीन्स 50 to 60% जो एग्रीकल्चर लैंड था वो 6 to 7% बड़े जमींदारों के पास था। ठीक है, और जब ये लैंड ओनरशिप आपके पास इतनी इनइक्वलिटी थी तो ओबियसली बात है उससे इकोनॉमिक इनइक्वलिटी आएगी। तो आप देख लो, इसलिए सबसे पहला पर्पस तो ये था कि इनइक्वलिटी को खत्म करना था, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी। ठीक है, तो आपके प्रेम्बल में जो लिखा है इकोनॉमिक जस्टिस मिलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आओ एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। तो उत्तर प्रदेश में आपका जमींदारी एवोल्यूशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 लाया गया। ठीक है, अब ये किसके टाइम में लाया गया, ये लाया गया आपका गोविंद बल्लभ पंत जब थे, गोविंद बल्लभ पंत। वो आपके 1946 की जो गवर्नमेंट थी यूपी की, जब यूनाइटेड प्रोविंस बोला जाता था उसे, तो उन्होंने क्या किया था जमींदारी के लिए, इस समय ये एक्ट बनाया था। उस समय इनकी इनकी जो कैबिनेट थी उसमें आप नाम सुन लो तो आपको लगेगा कि हाँ कितने अच्छे लोग थे। चरण सिंह, चरण सिंह जी थे जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने, लाल बहादुर शास्त्री थे वो भी बाद में प्राइम मिनिस्टर बने। तो गोविंद वल्लभ पंत की जो कैबिनेट थी उन्होंने ये एक्ट को फॉर्मुलेट किया था इनिशियली, और बाद में ये 1950 में इसको लागू किया गया। इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, दूसरा पर्पस लैंड रिफॉर्म से क्या था कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए। ठीक है, इन पंजाब में क्या हुआ, इसका अगर एग्जांपल देखें, ग्रीन रेवोल्यूशन किसके थ्रू हुआ, लैंड रिफॉर्म्स के हुआ। अब उस समय लैंड रिफॉर्म्स क्या लाए गए, आपको सब्सिडी दी गई। ठीक है, आपको गवर्नमेंट ने HYV सीड्स जो है प्रोवाइड कराए, फर्टिलाइजर में सब्सिडी दी गई, पावर में सब्सिडी दी गई। तो ये सारे लैंड रिफॉर्म्स के इनडायरेक्ट रिफॉर्म्स थे, डायरेक्ट लैंड रिफॉर्म्स तो नहीं कहेंगे बट इनडायरेक्ट लैंड रिफॉर्म्स थे। ठीक है, इसके बाद आ जाए सोशल जस्टिस, और अगर देखा जाए इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का जो मैंने लैंड कंसोलिडेशन जो प्रॉपर डायरेक्ट लैंड रिफॉर्म का पार्ट है, उसका एक पर्पस क्या था, लैंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी। दूसरा, अगर आप टीनेंसी राइट्स को भी देख लो, अगर टीनेंट्स को अगर आपको ओनरशिप दे दोगे तो ऑब्वियसली बात है वो अपनी जमीन पर क्या कहते हैं वर्कआउट करेगा, उसको ज़्यादा फर्टिलाइजर करेगा और ज़्यादा मेहनत से काम करेगा। अगर वो केवल एज ए सैलरी काम करेगा तो वो उतना ही काम करेगा जितने में उसे सैलरी बस मिल जाए, सैलरी उसकी घटे ना। दूसरा पर्पस क्या था, सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। अब देखो केरला या फिर बंगाल जैसे स्टेट्स में क्या हुआ जहां पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, उन्होंने लैंड, एग्जाम्पल मैंने केरला का दिया है, लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963 लाया गया। ठीक है, केरला में उन्होंने क्या किया, रीडिस्ट्रीब्यूट लैंड को कर दिया किसमें, लैंडलेस फार्मर्स के बीच में।
और बोल दिया कि किसी को भी एक सीलिंग लिमिट के ज्यादा लैंड नहीं मिलेगा। और इससे क्या हुई, प्रमोटिंग इक्विटी। अब देखो केरल में क्या था कि ऑलरेडी जो लैंड था एग्रीकल्चर का वो काफी कम था, तो उसके लिए ज्यादा वहां पर बड़े लैंड ओनर जो थे वो या फिर तो बहुत कम होंगे, और अगर होंगे भी तो उनके पास लैंड ज्यादा नहीं होगा, तो उसके लिए ये इंप्लीमेंट करना इसलिए बहुत ही ज्यादा आसान रहा। मेन जो सक्सेसफुल था वो पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी थी, वो कहां पर थी, हुई वेस्ट बंगाल में, हुई ऑपरेशन बर्गा के थ्रू। ऑपरेशन बर्गा के थ्रू क्या था कि जितने भी शेयर क्रॉपर थे उनको क्या है, लीगल राइट्स दिए गए टू कल्टीवेट लैंड, रिड्यूसिंग रूरल अनरेस्ट एंड एम्पावरिंग टेनेंट्स फार्मर। अब देखो केवल इस एक पॉलिसी से जो आपकी वेस्ट बंगाल में जो गवर्नमेंट थी वो 1970 के बाद, जब ममता बनर्जी आई उसके बाद ही खत्म हुई। मींस 34-40 ईयर्स तक लगातार एक ही गवर्नमेंट रही। तो पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी जो आई वो लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू ही आई। नेक्स्ट आप देखो कि मेकिंग ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। अब लैंड रिफॉर्म्स इंडिया में एक्चुअली में बने कैसे, कौन कौन से लीगल प्रोविजंस थे जिनके थ्रू, जिनसे इंस्पिरेशन ली गई, और कौन कौन से लीगल प्रोविजंस थे जिनको बनाया गया, अमेंडमेंट किया गया उनको इंप्लीमेंट करने के लिए। तो देखो सबसे पहले तो चैम्बरलिन कमेटी बनी थी 1928 में, ये आपको याद रखना है। ये था रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, ये 1926 में बनी थी। इसे चैम्बरलिन क्यों कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो कैबिनेट, जो जब इसकी कमेटी बनाई जा रही थी तो बहुत सारे जो मेंबर्स थे वो सारे क्या थे, ब्रिटिश थे, तो उसको उन्होंने चैम्बरलिन कमेटी ऐसे बोल दिया। लेकिन इसकी जो चेयरमैनशिप थे वो लॉर्ड लिनलिथलो थे, जो बाद में इंडिया के वायसराय भी बने थे। इसने, अब ये जो चैम्बरलिन कमेटी है उसने क्या बोला था, टीनेंसी रिफॉर्म्स के बारे में बात की थी। इसने कहा था कि एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी लानी चाहिए, ठीक है। इन्होंने सीड इंप्रूवमेंट की बात की थी। इन्होंने सबसे पहले एग्रीकल्चर साइंस में रिसर्च की बात की थी और कोऑपरेटिव की बात की थी, ठीक है। तो इंडिया में बाद में जो रिफॉर्म्स आए वो मोर और लेस इस ये जो बेसिक स्केलेटन बना दिया था चैम्बरलिन कमेटी ने, इसके आसपास ही आए, ठीक है। अब इसमें बस एक जमींदारी एवोल्यूशन वाला छोड़ दो, बाकी सब तो इंडिया ने किया ही। अब आ जाओ कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थे। सबसे पहले देखें इंस्पिरेशन कहां से ली, तो इंस्पिरेशन मैक्सिमम इंस्पिरेशन जो आई वो डीपीएसपी और प्रेम्बल से आई। डीपीएसपी ने क्या बोला कि भाई आर्टिकल 39B 39C, कोई भी आप जो आपके पास रिसोर्सेस होंगे, जो आपके रिसोर्सेस होंगे उनका कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके पास जो भी मार्जिनल या सोशली जो बैकवर्ड कहते लोग हैं उनके इंप्रूवमेंट के लिए गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। ये आपके क्वेश्चन में बताएगी आर्टिकल 38, 30, 46 में सब बताया गया, ठीक है। आर्टिकल 39B और 39C इनको फंडामेंटल राइट्स के बराबर भी उस समय दर्जा दिया गया जब ये आपके बनाए गए। अब देखो हुआ क्या, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट लाया गया लैंड रिफॉर्म्स के लिए सबसे पहले, और उसने क्या कर दिया कि आर्टिकल 31A और 31V को इंक्लूड किया। और उससे क्या हुआ कि जो लैंड रिफॉर्म थे उससे रिलेटेड जितने भी लॉ स्टेट्स बनाए उनको जुडिशियल रिव्यू से बचा लिया गया, और स्पेशल एक नैन शेड्यूल बनाया गया। ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट तो आपको पता ही है। 17th अमेंडमेंट एक्ट जो 1964 में आया, कब आया, 1964 में। इसने क्या किया, जो 31A का जो स्कोप था, ठीक है, उसको बढ़ा दिया, और जितने भी लॉस थे रिलेटेड टू लैंड सीलिंग्स और टेनेंसी रिफॉर्म्स उनको भी क्या कर दिया, 9th शेड्यूल में इंक्लूड कर दिया। तो देखो फर्स्ट अमेंडमेंट से क्या हुआ, 9th शेड्यूल बनाया गया और उसमें लैंड रिफॉर्म्स लॉ लाए गए। 1964 में 17th अमेंडमेंट में क्या क्या किया गया, लैंड रिफॉर्म्स रिलेटेड जो लॉ थे उनका स्कोप इंक्रीज कर दिया गया, और उसमें लैंड सीलिंग से रिलेटेड लॉ और टेनेंसी रिफॉर्म से रिलेटेड लॉ वो भी 9th शेड्यूल में लाना अलाउ कर दिया गया, ठीक है। अब ये फर्स्ट और 17th अमेंडमेंट से क्या हुआ, जितने भी लैंड से रिलेटेड लॉ स्टेट्स ने बनाए उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो पाएगा। उनसे कह दिया गया कि भाई ये बहुत ही कंपलसरी और मैंडेटरी चीज है आपके लैंड रिफॉर्म्स के लिए, पॉलिसी रिलेटेड चीज है, इस पर आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। इसके बाद आपका 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने क्या बोला कि इन्होंने आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी जो था एज ए फंडामेंटल राइट, इसको क्या कर दिया, एबोलिश कर दिया, कहा कि ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। उन्होंने क्या कर दिया, आर्टिकल 300 ए जो आपको पता ही है वो आपका लीगल राइट बना दिया, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति अगर उससे अगर उसकी प्रॉपर्टी अगर ली जा रही है फॉर द पर्पज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते, आपका लीगल राइट है, आप उसको नॉर्मल तरीके से अगर आपका जेन्युइन क्लेम बनता है तो आप उसे ले सकते हो,
ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट कमेटीज जो बनी, वो क्या बनी, ये जो कमेटीज थी सबसे पहले 1949 में जो कमेटी बनी, ये जो कमेटी है वो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी, काफी पूछी गई है कि जमींदारी एवोल्यूशन या एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट्स के लिए किसने रिकमेंड किया था, वो किया था कुमारप्पा कमेटी 1949 ने। उसके बाद आपकी बनी है कमेटी प्लानिंग कमीशन की, लैंड प्लानिंग कमीशन ने लैंड रिफॉर्म्स कमेटी बनाई 1950 में, फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्लानिंग कमीशन में ये एक्टिव रही, और इन्होंने टीनेंसी रिफॉर्म्स और लैंड सीलिंग पॉलिसीज को डेवलप किया, फॉर्मुलेट किया। उसके बाद कमेटी बनी डांडेकर कमेटी, ठीक है। डांडेकर कमेटी बनी किस पे, लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन पे। अच्छा एक चीज आप याद रखना, डांडेकर कमेटी डांडेकर कमेटी ने दो चीजों पे बनाई गई है, एक आपकी लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन बनाई गई है, दूसरी आपकी पॉवर्टी लाइन के लिए भी डांडेकर कमेटी बनी थी, अगर आप लोगों को याद हो, पॉवर्टी लाइन के लिए भी, जिसमें उन्होंने 2400 और 2100 कॉन्सेप्ट दिया था कैलोरी पे, ठीक है। 2100 और 2400 कैलोरी चाहिए होगी, इससे नीचे अगर कैलोरी है अर्बन और रूरल एरिया के लिए तो वो गरीब का आ जाएगा। लेकिन ये जो डांडेकर कमेटी की मैं बात कर रहा हूँ, ये 1971 में बनी थी। इसने क्या किया, लैंड सीलिंग इंप्लीमेंटेशन को रिव्यू किया और स्ट्रिक्ट मेजर्स फॉलो करने के लिए गवर्नमेंट को बोला। इसके बाद एक पॉलिसी बनी थी नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स 2007 में। इसने कहा था भाई सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की अब बात आ गई है और लैंड यूज प्लानिंग में हम लोगों को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की ओर देखना चाहिए। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो लैंड रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करने के लिए बनाए गए। अच्छा जो कमेटीज पॉलिसी थी, इन्होंने क्या दिया, कॉन्सेप्ट दिया, आपका एक प्रिंसिपल दिया, और ये जो लैंड रिफॉर्म में अमेंडमेंट थे इन्होंने इंप्लीमेंट एग्जीक्यूट किया, ठीक है। और ये जो आपके डीपीएसपी थे उससे इन्होंने इंस्पिरेशन ली। नेक्स्ट आओ, कौन कौन से एक्ट थे जो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एक्ट थे। सबसे पहला एक्ट था आपका एबोलिशन ऑफ जमींदारी एक्ट, ठीक है। इसमें मैंने यूपी के एक्ट की बात की है, लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 की। इसके बाद आपका लैंड सीलिंग एक्ट आए, इसमें आंध्र प्रदेश लैंड रिफॉर्म सीलिंग ऑन एग्रीकल्चर होल्डिंग। अच्छा एक चीज और थी, आपका जो विनोबा भावे ने जो स्टार्ट किया था आपका भूदान आंदोलन, वो कहाँ से स्टार्ट किया था, वो आपका पोचमपल्ली से स्टार्ट किया था। पोचमपल्ली जो अब इस समय तेलंगाना में, उस समय आंध्र प्रदेश में था, ठीक है। सेट एज ए मैक्सिमम लैंड होल्डिंग लिमिट रिडिस्ट्रीब्यूटेड सरप्लस लैंड टू लैंड लॉस फार्मर। इसका टीनेंसी रिफॉर्म्स एक्ट है, इसमें महाराष्ट्र में का जो एक्ट है टीनेंसी एंड एग्रीकल्चर लैंड एक्ट 1948, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया, टीनेंट्स को कहते हैं सिक्योरिटी प्रोवाइड की, किसकी सिक्योरिटी, टिन्योर की सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ऑफ टिन्योर। रेंट को रेगुलेट किया, मतलब मैक्सिमम लिमिट जो रेंट की थी उसको फिक्स किया। इसके बाद 73 और 74th अमेंडमेंट एक्ट आया, ठीक है। ये आपके जो आए 1993 में। उसके बाद क्या हुआ, इसमें इन्होंने मध्य प्रदेश ने पंचायती राज इंस्टीट्यूट पर एम्पावर्ड टू मैनेज लोकल रिसोर्सेस। इसके बाद आपका पैसा भी आया था, ठीक है। पैसा जो था वो आपका शेड्यूल एरिया के लिए था, उसमें भी उन्होंने क्या थे, जो लोकल आपके जो असेंबलीज थी, लोकल जो पंचायत थी, या फिर लोकल जितने भी आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल या पंचायत लेवल पे जो काउंसिल बन रही है, उनको राइट दिया कि वो अपने लैंड को कैसे उनको ऑर्गेनाइज करना है, वो अपना देख सकते हैं। इसका ऑपरेशन बर्गा मैंने फिर से रिपीट हो गया, ठीक है, ये भी उसी का था। अब देखो ये जो एक्ट लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड एक्ट थे, उसमें आप देख रहे होगे मैंने कोई सेंट्रल का एक्ट नहीं बताया है, सारे के सारे एक्ट कौन से बताए हैं, स्टेट के बताए हैं, पिछली वाली स्लाइड में भी इस बारी में भी। देखो ये उत्तर प्रदेश का हुआ, ये आंध्र प्रदेश, ये महाराष्ट्र का हुआ, ये मध्य प्रदेश का दिया, ये बंगाल और केरल का भी एग्जाम्पल दिया था, पंजाब का एग्जाम्पल दिया था। इसलिए दिया था क्योंकि जो भाई लैंड है, एंट्री नंबर 18 या 45 अगर है, वो आपकी सारी की सारी क्या है, स्टेट लिस्ट में है। तो इस पर जो भी रूल बनाएगा, जो भी लॉ बनाएगा, वो कौन बनाएगा, आपके स्टेट्स बनाएंगे, ठीक है। सेंट्रल एक मॉडल एक्ट बना सकता है, लेकिन उसको रेटिफाई करना वो स्टेट्स का काम है। जैसे भूदान अगर बनाया, तो भूदान को जिन जिन स्टेट्स ने रेटिफाई किया अपना भूदान एक्ट पर्सनल ला के, वहां पर उस चीज को लीगल एक्सेप्टेंस मिला। जैसे अगर किसी जमींदार ने बोल दिया कि भाई हम अपना क्या कहते हैं, ये जमीन आपको दान दे रहे हैं, लेकिन अगर वो 10 साल बाद बोले नहीं हम तो वापस लेंगे, तो अगर वहां पे एक्ट नहीं है तो फिर आप उसे कैसे रोकोगे। तो इस तरह से स्टेट लिस्ट में होने के कारण मैंने एग्जांपल जो दिए हैं वो स्टेट्स के लिए हैं। अब देखो ये मैं बता रहा था, ये गोविंद वल्लभ पंत है, ठीक है, ये चौधरी चरण सिंह है, ये आपके छोटे से लाल बहादुर शास्त्री हैं, ये सारी कैबिनेट है। इस सारी कैबिनेट ने आपका क्या बनाया था, जमींदारी एवोल्यूशन बिल पास किया था, ठीक है। ये आपकी कहते वो है कटिंग हुई है, कटिंग इसमें मैंने लगाई हुई है। अब देखो ये सारे जो एक्ट थे वो इन दी एंड क्या कहते हैं, फेल क्यों हुए, फेल इसलिए हुए, देखो वर्ल्ड बैंक का एक बहुत बड़ा कोट मैंने किया है कि वी हैव फॉर एन अनड्यूली लॉन्ग टाइम continue to
प्रीच लैंड रिफॉर्म्स, मीन्स हम लोग बहुत टाइम तक लैंड रिफॉर्म्स को प्रीच करते रहे कि अरे लैंड रिफॉर्म होने चाहिए, बहुत अच्छे लैंड रिफॉर्म्स होते हैं, इनको बहुत जरूरी है, लेकिन हमने उनको प्रैक्टिस नहीं किया। ठीक है, और इसके कारण जो लैंड रिफॉर्म्स थे वो क्या हो गए, फेल हो गए। और फेल क्यों हो गए? नंबर एक, ये स्टेट में थे तो सेंटर का कोई पावर था नहीं, और स्टेट्स के जो पॉलिटिकल बिल जो थी स्टेट्स में वो प्रेजेंट नहीं थी, क्योंकि ज़्यादातर स्टेट्स के जो जितने भी आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो ज़्यादातर आपके बिग लैंडलॉर्ड्स क्लास से ही आते थे। ठीक है, देयर वाज ए ह्यूज टाइम गैप बिटवीन इंट्रोड्यूसिंग द विल एंड एक्चुअल पासिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। अगर आप देख लो पंचायती राज का जो एक्ट है, ठीक है, उसको पास कराने में भी क्या थे, कितना टाइम लग गया था, कब से रिपोर्ट बनती चली आ रही थी, और बाद में बड़ी मुश्किल में क्या आते आपका ये 93 73 और 72 74 अमेंडमेंट पास हो पाए थे। और यही बहुत ज़्यादा टाइम लगा लैंड रिफॉर्म्स के बिल को भी पास कराने में। स्टेट लेवल पे तो और ज़्यादा लगा। अच्छा देखो, तीसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लैंड सीलिंग लॉज केम इनटू डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद द इनहेरिटेंस लॉज व्हिच अगेन कॉज डिले एंड इंक्रीज्ड लिटिगेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इनहेरिटेंस लॉ क्या होता है कि भाई मेरी प्रॉपर्टी मेरे बाद मेरे बच्चे की होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर मान लो मेरे बाबा बूढ़े हैं, उन्होंने कहा कि नहीं आप 50 बीघा, मेरे पास 100 बीघा जमीन है, 10 बीघा तुम ले लो, लेकिन उनके बच्चों ने बाद में केस कर दिया कि उनके कहने से क्या होता, राइट तो मेरा है, मेरे पास रहेगी, कोई आपके पास वो भी नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारे लिटिगेशन हुए। ठीक है, इसके बाद क्या, नो रिकॉर्ड ऑफ बेनिफिशरीज टू हुम द लैंड वाज गिवन टू। अब देखो कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। अब रिसेंट में जब क्या आया था, डिजिटाइजेशन होना शुरू हुआ है या डिजी एग्रीकल्चर स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने, तब ये रिकॉर्ड आना शुरू हुए हैं कि कौन कौन से बेनिफिशरीज हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको पता चलेगी क्यों जनधन योजना हुआ, या बैंक खाते हुए, आधार लिंकिंग हुई, या फिर आपका ऑनलाइन रजिस्ट्री हुई, या फिर आपका ऑनलाइन आप जो भी आपका खसरा खतौनी जो आप देख सकते हो, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, इसके बाद बेनामी ट्रांसफर ऑफ लैंड, ये तो आप सब लोगों को पता ही है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि अगर जैसे कोई लैंडलॉर्ड है, उसने क्या किया कि उसने अपनी जमीन को क्या कर दिया कि जो लोकल जो पटवारी होते हैं, लेखपाल होते हैं, उनसे मिलके ऐसे ऐसे लोगों के नाम करा दी जो या फिर तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, या फिर ऑलरेडी जो डिसीज्ड थे, या फिर ऐसे लोग थे जो ऑलरेडी जिनके पास ऑलरेडी उनकी उधारी थी, या फिर इतने पढ़े लिखे अनपढ़ थे, इतने अनपढ़ थे कि उनको पता ही नहीं था कि अंगूठा जहाँ लगवा रहे हैं उससे हो क्या रहा है। तो बहुत सारे केसेस में लोग काम करते थे, आप अपने यहाँ नौकरों को नाम 50-50 बीघा जमीन कर दी, और नौकरों को पता ही नहीं है कि हम 50 बीघा जमीन के मालिक हैं, वो वहीं पर वो काम करते रहे। तो इसे कहा है बेनामी ट्रांसफर। ठीक है, अब ये जो फोटो मैंने लगाई है, ये रिसेंट में आपका क्या कहते हैं, तमिलनाडु से फार्मर आए थे, और ये उनके अकॉर्डिंग ये जो स्कल थे, ये सारे फार्मर उन फार्मर्स के स्कल्स थे जिन्होंने सुसाइड किया हुआ था। ठीक है, तो ये इन्होंने जंतर मंतर पे बैठे थे, ये लोग जंतर मंतर पे बैठे थे ये सारे फार्मर्स, और कह रहे थे कि भाई हमारे लिए गवर्नमेंट कुछ करे, हमें जो लोन है हमारा उसको वेव करे, नए लोन दे, बहुत कम कीमत पे दे, और हमारी बात सुने, इंश्योरेंस दे। लेकिन आपने बहुत कम लोगों ने ये न्यूज़ सुनी होगी, और ये आए, आके इनको दिलासा दिया गया और ये वापस चले गए। ठीक है, अब देखो इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, इसका मतलब लैंड रिफॉर्म्स अभी पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट। अब देखिए आज के टॉपिक में इतना, क्योंकि बहुत बड़ा ऑलरेडी हो गया है, 28 मिनट का हो गया है। तो नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे आपका करंट लैंड यूज पैटर्न। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आपके लैंड रिफॉर्म इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने जो किए हैं, बजट में आपके लिए लैंड रिफॉर्म्स में क्या रखा गया है, आपके अलग अलग स्टेट्स में कौन कौन से लैंड रिफॉर्म्स लाए गए हैं, लैंड रिफॉर्म्स यूपी की भी बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।